दोस्तों कल्पना कीजिए, आपके घर में कोई मेहमान बनकर आए। आप उसे रहने की जगह दें, उसकी मदद करें और कुछ सालों बाद वही मेहमान आपको आपके ही घर से निकाल दें। आज से लगभग 400 साल पहले भारत, जिसे दुनिया की सबसे बड़ी सोने की चिड़िया कहा जाता था, उसके साथ ठीक यही हुआ था। यह कहानी सिर्फ एक दिन की नहीं है। यह कहानी है 1757 के प्लासी के युद्ध की, 1764 के बक्सर की और उस एक चार्टर की जिसने मुगल सल्तनत के सबसे अमीर प्रांत को एक पल में बदल दिया। क्या आप जानते हैं कि 1600 में सिर्फ 125 व्यापारियों के एक छोटे से ग्रुप में, जिनके पास अपनी कोई सेना भी नहीं थी, कैसे भारत जैसे विशाल साम्राज्य को जीत लिया? क्या सच में यह सिर्फ एक युद्ध था या इसके पीछे थी एक ऐसी कूटनीति जो आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है? आज के इस वीडियो में हम इतिहास के पन्ने को पलटेंगे और जानेंगे कि आखिर भारत में अंग्रेजी सत्ता कैसे काबिज हुई। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा उस असली मोड़ के बारे में जिसने भारत की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। तो आइए सफ़र शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 1600 को। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक शाही चार्टर दिया। इस चार्टर ने उन्हें पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने का एक अधिकार यानी मोनोपोली दे दी। अब आप सोचिए, जो कंपनी सिर्फ मसाला और रेशम खरीदने के लिए भारत आई थी, वो अचानक इतनी ताकतवर कैसे हो गई? सन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आए। वे आगरा पहुंचे और फरमान मांगा। शुरुआत में मुगल दरबारियों और बादशाहों को लगा कि ये व्यापारी है, इनसे हमें क्या ही खतरा होगा। जहांगीर ने उन्हें सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री लगाने की इजाज़त दे दी। लेकिन यहाँ एक मनोवैज्ञानिक चाल चली गई। अंग्रेज़ों ने मुगलों के भारी नजराने और तोहफे दिए। इससे बादशाह का भरोसा जीत लिया गया। 1615 में सर थॉमस रो ने जहांगीर से पूरे भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली। कंपनी का असली मकसद सिर्फ व्यापार नहीं था, राजनीतिक कमजोरी को बहुत बारीकी से भांप रहे थे। उन्हें समझ में आ रहा था कि भारत में एक केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो रही है और यहाँ छोटे छोटे राजा आपस में लड़ रहे हैं। जब तक औरंगजेब का शासन था, अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं हुई कि वे सीधे मुगल सत्ता को चुनौती दें। लेकिन जैसे ही 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई, भारत में एक बड़ा खालीपन आ गया। क्षेत्रीय नवाब और राजा खुद को स्वतंत्र घोषित करने लगे। अब आता है वह मोड़ जो इस कहानी को थ्रिलर बना देता है। 1717 मुगल बादशाह फर्रुखसियर ने एक गोल्डन फरमान जारी किया। इसके तहत कंपनी को बंगाल में बिना किसी टैक्स के व्यापार करने की छूट मिल गई। इसे ऐसे समझिए, अगर आप एक ही बाजार में एक भारतीय व्यापारी टैक्स दे रहे हैं और अंग्रेज बिना टैक्स के माल बेच रहे हैं, तो कौन जीतेगा? कंपनी के अधिकारी इस छूट का निजी इस्तेमाल करने लगे। बंगाल के नवाब जैसे मुर्शिद कुली खां और अली वर्दी खां इनका विरोध किया। अली वर्दी खां ने एक बार चेतावनी भी दी, अगर मधुमक्खी छेड़ा नहीं जाएगा तो वह शहद देगी, लेकिन अगर इन्हें छेड़ा गया तो ये काट काट कर मार देगी। लेकिन अली वर्दी खां के बाद जब उनके युवा पोते सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने तो स्थिति बदल गई। अब शुरू होती है असली चालबाजी। 1756 में नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेज़ों को इस मनमानी को रोकने के लिए कलकत्ता फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज घबरा गए। उन्होंने मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव को भेजा। क्लाइव एक काफ़ी चालाक रणनीतिकार आदमी था। उसने नवाब के खिलाफ सीधे युद्ध करने के बजाय विश्वासघात का रास्ता चुना। उसने नवाब के सेनापति मीर जाफ़र को लालच दिया। क्लाइव ने मीर जाफ़र से कहा, हम तुम्हें बंगाल का अगला नवाब बना देंगे, बस तुम युद्ध के मैदान में नवाब का साथ मत देना। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ। यह कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक धोखा था। नवाब की सेना लड़ रही थी, लेकिन मीर जाफ़र और उसके सैनिक खड़े हुए देख रहे थे। सिराजुद्दौला को हार माननी पड़ी और बाद में उनकी हत्या कर दी गई। मीर जाफ़र को बंगाल का नाम मात्र का नवाब बना दिया गया, लेकिन असली ताकत रॉबर्ट क्लाइव के हाथ में आ गई। इसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जो इतिहास का सबसे निर्णायक मोड़ था। एक तरफ थी अंग्रेजी सेना और दूसरी तरफ थी संयुक्त सेना
जिसमें मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और बंगाल के मीर कासिम शामिल थे। इस युद्ध में अंग्रेज़ों की जीत ने यह साबित कर दिया कि वे अब सिर्फ एक व्यापारी नहीं बल्कि इस देश की असली ताकत थे। 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई, जिसके तहत मुग़ल बादशाह ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेज़ों को सौंप दी। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि आखिर वे कौन सी बातें थीं जो अंग्रेज़ों को भारत में सत्ता पर काबिज होने में मदद कर गई। उनकी सबसे बड़ी रणनीति थी फूट डालो और राज करो। उन्होंने कभी भी सभी राजाओं के साथ एक साथ लड़ाई नहीं लड़ी। वे एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ इस्तेमाल करते थे। दूसरी थी आर्थिक नियंत्रण। उन्होंने पहले व्यापार पर कब्जा किया, फिर उन पैसों से सेना बनाई और उस सेना के दम पर भारत के राजाओं को हराना शुरू किया। और तीसरी थी भविष्य की योजना। कंपनी के अधिकारी हमेशा हमसे एक कदम आगे सोचते थे। वे हमेशा प्लान भी तैयार रखते थे। यह कहानी हमें सिखाती है कि एकता और दूरदर्शिता कितनी ज़रूरी होती है। जब तक भारतीय शासक एकजुट नहीं हुए, तब एक छोटी सी कंपनी ने भी पूरे देश को अपने नियंत्रण में ले लिया।